हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, यह चैप्टर हमारा चालू है। इस चैप्टर में हमने अब तक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देख लिया और हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बेस्ड ऑन थर्मल पावर प्लांट, या फिर हम बोल सकते हैं हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानकारी ली थी। औष्णिक अणुविद्युत केंद्र, इसके बारे में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था। आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, इसका मतलब क्या है, अणु ऊर्जा के ऊपर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब अणु ऊर्जा, और पावर प्लांट मतलब हम जानते हैं ऊर्जा निर्मित केंद्र, विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र ऐसा हम बोल सकते हैं। तो पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, चलिए देखते हैं। In the power plant based on nuclear energy also, steam turbine is used to rotate the generator। क्या बोला गया है कि ये जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी के बेस के ऊपर जो बना हुआ पावर प्लांट है, यहाँ पे भी टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम का यूज किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे भी स्टीम टरबाइन यूज किया जाता है। मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था स्टीम टरबाइन क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, और स्टीम ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एनर्जी होती है, वो टरबाइन को घुमाती है। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताई थी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे थर्मल पावर प्लांट में हमने देखा था कि स्टीम टरबाइन यूज करते, स्टीम टरबाइन यूज करते क्या थर्मल पावर प्लांट में, हाँ वही स्टीम टरबाइन यूज करते, सही है। तो यहाँ पे भी क्या यूज किया है, स्टीम टरबाइन ही यूज किया है। However, here the energy released by fusion of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure। लेकिन यहाँ पे स्टीम को जनरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में हमने देखा पानी से स्टीम बनाने के लिए कोयले को जलाते थे, यानी कि औष्णिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे, थर्मल एनर्जी का। लेकिन यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लिया होते हैं, कौन से न्यूक्लिया, जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम के। यूरेनियम और प्लूटोनियम क्या है, एलिमेंट्स है। उनके जो न्यूक्लिया होते हैं, न्यूक्लिया मतलब न्यूक्लियस का प्लूरल है, अनेक वचन। उनके जो न्यूक्लियस होते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम के, वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं आफ्टर फिजन। फिजन मतलब हम क्या बोल सकते हैं, विखंडन। उनका जब विखंडन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने में यहाँ पे किया जाता है। और उस स्टीम का जो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है, ये तो हमको पता है। द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टर्बाइन विच इन टर्न ड्राइव्स द जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो स्टीम के अंदर एनर्जी है वो टर्बाइन को रोटेट करती है, और उससे क्या पता है, उससे क्या होता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये तो मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से टरबाइन घूमता है और क्यों जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन इतना जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो स्टीम है वही टरबाइन को यहाँ पे रोटेट करती है। अभी आपको यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अणुभट्टी। अणुभट्टू की जरूरत होती है हमें, अणुभट्टी। और उससे आगे दिखाया गया है सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर। एक ऐसी सिस्टम है जो कि पानी से स्टीम को कन्वर्ट करती है। उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहां से आती है, उसे न्यूक्लियर रिएक्टर से। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूएल क्या यूज किया, नीचे दिया है फ्यूएल, यूरेनियम और प्लूटोनियम। अभी बताया यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये जो एलिमेंट है उनके एटम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फिजन के बाद एनर्जी जनरेट करते हैं। उससे क्या होता है, पानी की वाफ बन जाती है। फिर वो स्टीम टरबाइन दिखाया गया है। स्टीम टरबाइन मतलब वो टरबाइन स्टीम की एनर्जी की वजह से घूमता है, जनरेटर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आगे जनरेटर दिखाया गया है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और हमें फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है। और बीच में और एक चीज दिखाई गई नीचे, सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू वाटर। जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि स्टीम को फिर से पानी में कन्वर्ट करके उस पानी का फिर से इस्तेमाल किया जाता है, और किसकी मदद से किया जाता है, कंडेंसर या कूलिंग टावर, इन दोनों की हेल्प से वो किया जाता है। वो मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था। यहाँ पे भी वैसे ये स्टीम को फिर से पानी में कन्वर्ट किया जाता है, उस पानी का फिर से स्टीम बनता है, वो टरबाइन को घुमाता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे फ्यूएल किसका इस्तेमाल किया है, फ्यूएल की तरह ईंधन यूरेनियम और प्लूटोनियम के एटम, जो कि फिजन के बाद, फिजन यानी विखंडन, उनका जब विखंडन होता है तो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus, here nuclear energy is converted into thermal energy. Thermal energy is converted into kinetic energy of steam. Kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine. And finally, the kinetic energy of turbine is converted into electrical energy. अभी क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है न्यूक्लियर एनर्जी जो है, अणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब अणु ऊर्जा, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थर्मल एनर्जी मतलब औष्णिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। फिर थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसकी काइनेटिक एनर्जी, स्टीम की। काइनेटिक एनर्जी मतलब स्थिति गतिज ऊर्जा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा,
स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी, फिर वो जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अभी क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा क्या क्या बोल रहा हूँ, चलिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, और फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और फिर टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है फाइनली। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डज न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस? अभी मैंने आपको बताया फ्यूजन यानी विखंडन, एटम का विखंडन होता है, अणु का, न्यूक्लियस का विखंडन होता है यानी फ्यूजन होता है, लेकिन किस तरीके से होता है चलिए देखते हैं। When neutron is bombarded on atom of uranium-235, it absorbs the neutron and converts into its isotope uranium-236। अभी uranium-235 एक एलिमेंट है। अभी 235 क्या है? उसका एटॉमिक मास है, वो उसका क्या है? एटॉमिक मास। यूरेनियम का एटॉमिक मास है 235, तो वो क्या हो गया? यूरेनियम-235। उसके ऊपर न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड करते हैं। न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं मतलब हम क्या करते हैं? उसके ऊपर न्यूट्रॉन का मारा करते हैं। जब उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन का मारा करते हैं, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एटॉमिक मास बढ़ जाता है, यूरेनियम-236 में वो कन्वर्ट होता है, वो उसका आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब क्या? आइसोटोप का मतलब समस्थानिका, समस्थानिका मतलब बोल सकते हैं। क्यों आइसोटोप ऐसा क्यों बोलते हैं? आइसोटोप जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग होता है। यूरेनियम-235 और यूरेनियम-236 उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। एक का 235 है, एक का 236 है। अब यूरेनियम-235 236 में कैसे कन्वर्ट हुआ? न्यूट्रॉन का मारा किया, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया उसके ऊपर, उसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया। किसने? यूरेनियम-235 ने, और फिर क्या बन गया? यूरेनियम-236 बन जाता है। यूरेनियम-236 बीइंग एक्सट्रीमली अनस्टेबल converts into atoms of barium and krypton through a process of fission releasing 3 neutrons and 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्या बोला है? यूरेनियम-236 जो है वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, यानी अस्थिर है, बहुत ज्यादा अस्थिर है, वो अनस्टेबल है, वो रह नहीं पाता अपनी खुद की जो स्टेट है, खुद जो यूरेनियम-236 है उसमें वो नहीं रह पाता। इसलिए वो क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? बेरियम और क्रिप्टॉन में। बेरियम में और क्रिप्टॉन में वो कन्वर्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं डिवाइड होता है। और उसके साथ क्या होता है? 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। कितने न्यूट्रॉन्स? 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। आपको याद रखना है यहाँ पे क्या हो रहा है? यूरेनियम-235 को जब न्यूट्रॉन का हम बम्बार्डमेंट करते हैं, या फिर हम न्यूट्रॉन का जब मारा करते हैं, वो एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, यूरेनियम-236 में कन्वर्ट होता है। लेकिन यूरेनियम-236 जो है वो बहुत अस्थिर है, अनस्टेबल है, इसलिए वो क्या होता है? डिवाइड होता है। किसमें? क्रिप्टॉन और बेरियम, क्रिप्टॉन में और बेरियम में डिवाइड होता है। लेकिन डिवाइड होते समय एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस कौन सी है? फिजन की। डिवाइड होना मतलब ही फिजन, विखंडन। उस टाइम पे क्या होता है? उसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स तैयार होते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी कहां से मिली। यहाँ पे जो फिजन होता है तब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो MeV जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो एनर्जी का एक यूनिट है, वो आपको याद होना चाहिए। The 3 neutrons generated in this process cause fission of 3 other uranium-235 atoms, releasing more energy। अभी जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, जो तैयार हो रहे 3 न्यूट्रॉन्स, वो क्या करते हैं? दूसरे यूरेनियम-235 के एटम के साथ रिएक्ट होते हैं, और फिर से यूरेनियम-236 बनाते हैं। फिर वो क्या होता है? डिवाइड होता है, फिर से एनर्जी जनरेट होती है। तो इस तरीके से क्या है? चेन रिएक्शन ऐसा हम बोल सकते हैं। पहले रिएक्शन में हमने देखा 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो फिर से 3 एटम्स के साथ रिएक्ट करेंगे यूरेनियम-235 के, और फिर 3 एटम्स तैयार हो गए यूरेनियम-236 के, फिर वो डिवाइड होगा, फिर से हर एक से 3-3 न्यूट्रॉन होंगे और एनर्जी निकलेगी। फिर से जो 3 न्यूट्रॉन निकलते वो फिर से रिएक्ट होते, फिर से एनर्जी निकलती। तो एक चेन रिएक्शन ऐसा हम बोल सकते हैं। The neutrons released in this reaction release more energy through fission of more uranium nuclei। वही बोला गया है, पहले जो 3 न्यूट्रॉन निकले उन्होंने और यूरेनियम से रिएक्ट होकर और एनर्जी बनाई, फिर से जो 3 हर एक से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे वो फिर से रिएक्ट होंगे, फिर एनर्जी निकलेगी। तो एक है चेन रिएक्शन। This process of fission of uranium-235 atoms continues and is called the chain reaction। देखा क्या बोला इसे? चेन रिएक्शन। ये जो प्रोसेस है फिजन की यूरेनियम-235 की, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और उसे चेन रिएक्शन बोला जाता है। चेन रिएक्शन मतलब हम साखड़ी प्रक्रिया बोल सकते हैं, साखड़ी प्रक्रिया, साखड़ी क्रिया। चेन मतलब साखड़ी होती है, एक से जुड़ा हुआ एक होता है, उसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए।
In nuclear power plants, a controlled chain reaction results in release of thermal energy, which is used for electric energy generation. अब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, अणु ऊर्जा विद्युत केंद्र, उसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, मतलब नियंत्रित चेन रिएक्शन होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, थर्मल एनर्जी मिल जाती है। थर्मल एनर्जी से फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। तो आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। चलिए आपको दिखा देता हूँ। आपके बुक में एक डायग्राम दी गई है। यहाँ पे पहला स्टेप क्या दिखाया गया है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन मतलब वो न्यूट्रॉन का शोषण करता है। कौन, यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन ले लेता है, फिर किस में कन्वर्ट होता है, यूरेनियम 236 में। लेकिन वो अनस्टेबल है, अस्थिर है, इसलिए वो दो और एटम में डिवाइड हो जाता है। किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन और तैयार हो जाते हैं। और वो जो 3 न्यूट्रॉन तैयार हो गए, सिर्फ 3 न्यूट्रॉन तैयार नहीं होते, उसके साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और फिर जो 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा के तैयार हो रहे, वो फिर से 3 यूरेनियम 235 के साथ रिएक्ट होंगे, फिर से 3 यूरेनियम 236 और क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और वो अनस्टेबल होंगे, फिर से उनसे फिर बेरियम और क्रिप्टॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, और फिर से 3 न्यूट्रॉन हर एक से प्रोड्यूस होंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, चेन रिएक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फिजन है। न्यूक्लियर फिजन की डायग्राम है, या फिर चेन रिएक्शन की डायग्राम ऐसा आप बोल सकते हैं। आपके बुक में डायग्राम दी गई है। जो अपने अभी बातें आपको जो बताई मैंने, वो सारा इस फिगर में दिखाया गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूं। अभी यहाँ पे क्या दिखाया गया आपको, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। किस तरीके से, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब अणुभट्टी है, कंट्रोल पॉट्स है, बॉयलर है, बॉयलर मतलब जो पानी को गर्म करने के लिए चाहिए, पंप है, टरबाइन है। टरबाइन किस लिए चाहिए हमें पता है, जनरेटर में टरबाइन होता है, क्योंकि टरबाइन से ही तो टरबाइन घूमेगा, तो भी तो जनरेटर के अंदर का मैग्नेट घूमेगा। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कूलिंग टावर भी है, गर्म पानी को ठंडा करने के लिए जो बाफ है उसको फिर से पानी में कन्वर्ट करने के लिए कूलिंग टावर की जरूरत होती है, जिसका पानी कंडेंसर में घूमता है, और कंडेंसर में वाफ का पानी होता है। कंडेंसर यानी हमें पता है, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था, संघनन। तो इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क करता है। चलिए देखते हैं अभी। A nuclear power plant does not use fossil fuel like coal. लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन यूज होता है क्या, फॉसिल फ्यूल सर का, मतलब कोल जैसा कोई फॉसिल फ्यूल यूज होता है क्या, कोल यानी दगड़ी कोळसा, ऐसा कुछ होता है क्या यूज, नहीं। यहाँ पे तो हम अणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। Therefore problems like air pollution do not arise. लेकिन इससे फिर क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, किसका, एयर पोल्यूशन का, हवा का जो प्रदूषण है वो नहीं होगा। जैसे हमने देखा था लास्ट ट्यूटोरियल में, थर्मल पावर प्लांट में एक प्रॉब्लम आ रहा था, कौन सा, एयर पोल्यूशन का, जो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। Also, if sufficient nuclear fuel is available, this can be a good source of electrical energy. और अगर हमें sufficient nuclear fuel मिल गए, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, अगर sufficient amount में मिल गए, उपलब्ध हो गए हमें, तो हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। और एक है गुड सोर्स, एक अच्छा क्या बोल सकते हैं हम, एक स्रोत है एनर्जी जनरेशन का। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। However, there are few problems associated with nuclear power generation. लेकिन फिर भी इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है न्यूक्लियर पावर जनरेशन के। अभी कौन से प्रॉब्लम्स है, चलिए देखते हैं। The products after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiations. क्या बोला है, न्यूक्लियर फिजन के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। The products after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiations. जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं न्यूक्लियर फिजन के बाद, वो कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और इमिट हार्मफुल रेडिएशन बोला, मतलब उनसे हार्मफुल, धोखादायक रेडिएशन, प्रारणी, रेडिएशन मतलब प्रारणी, धोखादायक प्रारणी उनसे बाहर निकलती है। द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेस्ट, उन्हें न्यूक्लियर वेस्ट बोला जाता है, आणविक कचरा हम ऐसा बोल सकते हैं उसे। हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। और इस न्यूक्लियर वेस्ट को सेफली कैसे डिस्पोज किया जाए, उसकी हम किस तरीके से विल्लेवाट लगा सकते हैं, एक बड़ा चैलेंज है, इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। वैज्ञानिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो आणविक कचरा है उसकी विल्लेवाट किस तरीके से लगाई जाए सेफली मतलब सुरक्षित रीत्या। एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फैटल। क्या बोला है, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो गया, गलती से अगर कोई हादसा हो गया, वहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया, अपघात हो गया, तो क्या होगा, वो वेरी फैटल, मतलब वो फैटल बन सकता है, यानी जीव घेना बन सकता है, लोगों की जान भी जा सकती है। दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन। क्योंकि उसका अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, कुछ हार्मफुल रेडिएशंस रिमिट हो गए, हार्मफुल रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, जो कि हेल्थ के लिए, सारे ऑर्गेनिजम्स, कोई भी बोल सकते हैं, प्लांट, एनिमल, सबके हेल्थ के लिए वो धोखादायक है। और इसका बहुत गहरा असर हो सकता है, जान भी जा सकती है, कई पीढ़ियां भी बर्बाद हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से होता है, अणु
ऊर्जा के ऊपर जो ऊर्जा निर्मित केंद्र है वो किस तरीके से काम करता है, न्यूक्लियर फिजन किस तरीके से होता है, ये सारी बातें हमने देख ली। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस ये देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।